क्लास खत्म होते ही ये लड़का पागलों की तरह क्लासरूम से बाहर दौड़ा। लड़की को देखे बिना ही उसने उसे जोर से चूम लिया, जिससे आसपास के सहपाठियों की तो रूह कांप गई। और भाइयों, ये कांड इसलिए हुआ क्योंकि उसने स्कूल की खूंखार चुड़ैल जोक लियू रोयान को चूम लिया था, जिसका पूरे स्कूल में दबदबा था। हालांकि उसे पता था कि आंखें खोलकर जब वो देखेगा कि ये वही चुड़ैल है तो उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। फिर भी उसने उसे कसकर पकड़ रखा था, छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। वो खुद को रोक नहीं पाया। छोड़ना उसके लिए धमाके का कारण बन सकता था। कुछ ही पल पहले उस व्यवस्था ने अचानक एक जरूरी काम दे दिया था। 10 सेकंड के भीतर किसी को 30 सेकंड के लिए चूमना है, वरना मेजबान का शरीर फट जाएगा। बिजली इंजीनियरिंग विभाग के लड़कों को देखकर उसे पता था कि वो तोंगशिन को अपना पहला चुंबन कभी नहीं दे सकता। निराशा में वो बस भाग निकला। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जिसे उसने पकड़ा वो वही खूंखार चुड़ैल लियू रोयान होगी। 30 सेकंड की उल्टी गिनती खत्म होते ही उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। लियू रोयान, सुन मुझे, मैं तो बस तेरे साथ मजाक कर रही थी, पर तू कमीना है, उसने गाली देते हुए कहा और उसकी आंखों पर घूंसा मारने के लिए हाथ उठाया। किस्मत से उसने पहले ही भांप लिया था और इससे पहले कि उसका हाथ उसके चेहरे को छू पाता, उसने उसे पकड़ लिया। कोई हैरानी नहीं कि वो मजाकिया स्वभाव की है। उसके छोटे छोटे हाथ कितने गोरे और कोमल हैं, छूने में कितना अच्छा लगता है। लियू रोयान और भी आग बबूला हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दांत पीसते हुए उसने उसे फिर से लात मारने के लिए पैर उठाया, लेकिन उसने उसे भी आराम से रोक दिया। लियू रोयान, मुझे तो पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम ऐसे ही मेरी बाहों में नहीं गिर सकती। तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो। आसपास के सभी सहपाठी हैरान होकर देख रहे थे। क्या ये लड़का पागल हो गया है? तुम्हारी किस आंत में देखा कि लियू रोयान तुम्हें पसंद करती है? वो तो साफ साफ तुम्हें मार रही है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? रुको, कुछ तो गड़बड़ है। ये माजरा क्या है भला? क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा? उनकी हरकतें बहुत अजीब हैं और लियू रोयान जरा भी संघर्ष नहीं कर रही। क्या ये दोनों कोई प्रेमी खेल खेल रहे हैं? क्या सच में कुछ चल रहा है? भाई, कुछ तो पक्का चल रहा है। इसका क्या मतलब है? फेंग युआन का हाथ उसकी जांघ पर है। क्या यह स्पष्ट नहीं कि ये दोनों एक जोड़ा है? आसपास के लोगों के लगातार अपमानजनक और भद्दे शब्दों को सुनकर लियू रोयान चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। पहले वादा करो कि मुझे नहीं मारोगे। अगर मैं तुम्हें नहीं मारती तो तुम छूटने की उम्मीद मत रखना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लियू रोयान की आंखें अचानक लाल हो गईं और वो पल भर में फूट फूट कर रोने लगी, मानो उसे बहुत गहरी चोट लगी हो। वो हमेशा से लाड़ प्यार में पली बड़ी राजकुमारी थी, अपने परिवार की आंखों की तारा थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं झेला था। हे भगवान, वो क्यों रो रही है? वो चौंक गया और जल्दी से उसकी पकड़ छोड़ दी। लियू रोयान ने सहज रूप से पलटवार करना चाहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो उसे हरा नहीं सकती, इसलिए उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। आखिरकार वो लाल आंखों से उसे घूरते हुए और दांत पीसते हुए एक एक शब्द करके बोली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और इमारत से बाहर भाग गई। स्कूल के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही लियू रोयान एक काली सरकारी गाड़ी में बैठ गई। चालक ने अपनी मालकिन की लाल आंखें देखकर पूछा, मैडम, क्या हुआ? क्या किसी ने आपको तंग किया? लियू रोयान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपना फ़ोन निकाला और लेहू को तुरंत बुलाने के लिए कहा। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, यहीं रुको। आज रात मैं तुम्हें मछलियों के लिए नदी में फेंक दूंगी। इस बीच छात्रावास में वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अभी भी उन लंबी टांगों के बारे में सोच रहा था। उस लड़की की टांगें कितनी चिकनी थी, लेकिन उसका गुस्सा बहुत भयंकर था। वो हमेशा चिल्लाती और लड़ने की धमकी देती रहती थी, बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि अचानक उसे याद आया कि उसने व्यवस्था का पुरस्कार अभी तक नहीं लिया था। दिमाग में बिजली कौंधी और उसने तुरंत व्यवस्था की सूची खोल ली। वहां उसके भंडार में चुपचाप एक पत्ता पड़ा था, तोंगबेई मुक्का। बिना सोचे समझे उसने सीखों पर दबा दिया। पल भर में ज्ञान का एक जबरदस्त तूफान उसके शरीर में दौड़ गया। तोंगबेई मुक्के के गुणों के कारण उसकी हड्डियां भी बेतहाशा लोहे सी सख्त हो गई। हे भगवान,
क्या उसने सीधे फौलादी शरीर बना लिया? अगर वो कभी निर्माण स्थल पर भारी सामान उठाने जाए तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एक जबरदस्त आदमी बन सकता है जो एक दिन में मोटी कमाई करेगा? वो अपने बिस्तर पर मजे कर रहा था कि अगले ही पल नीचे से अचानक एक तेज आवाज आई। फेंग युआन, बाहर आओ। लाओलियांग। हे भगवान, ये तो ल्यू रुयान है। मुझे कहीं छिपना होगा। लेकिन फिर उसने सोचा, एक पल रुको, एक लड़की लड़कों के छात्रावास में कैसे घुस सकती है? मुझे उससे डर नहीं लगता। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और छात्रावास का दरवाजा जोर से खुल गया। ऊपर देखा तो ल्यू रुयान दरवाजे पर खड़ी थी। फेंग युआन, मैं तुम्हें कब से नीचे बुला रही हूं, क्या तुम बहरे हो? नहीं बहन, थोड़ा जवाब देने का समय तो दो। ये लड़कों का छात्रावास है, क्या तुम्हें पता नहीं? छात्रावास के निगरान ने तुम्हें अंदर आने से रोका तक नहीं। अपने काम से मतलब रखो, मेरे साथ बाहर आओ, ल्यू रुयान ने कहा और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बाहर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके चेहरे तक पहुंचा, उसने उसे पकड़ लिया। यह सुनकर ल्यू रुयान का गुस्सा भड़क उठा। तुम आ रहे हो या नहीं? नहीं। तभी अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज दोपहर तुमने मुझे लात मारी और मेरा पैर छुआ। अब मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। और तुम मान भी नहीं रहे हो? नहीं, नहीं, कृपया रोना मत मेरी प्यारी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? उसके बोलने से पहले ही उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे तेजी से छात्रावास से बाहर खींच लिया। आसपास खड़े लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। मैंने कहा था, फेंग युआन सचमुच ऊंचाई पर पहुंच गया है। ल्यू रुयान का परिवार खतरनाक है, लेकिन वे अमीर और ताकतवर हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही कमाल है। देखो, ल्यू रुयान अभी भी फेंग युआन का हाथ पकड़े हुए है। ये दोनों कितने करीब हैं। आसपास की फुसफुसाहट और इशारों को सुनकर वो उसकी तरफ मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। बहन, क्या तुम पहले मुझे छोड़ सकती हो? अगर मुझे बाद में कोई प्रेमिका ना मिले तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हारी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे तुम मुझे 1000 बार मार डालना चाहती हो। और तुम कहती हो कि जिम्मेदारी लोगी, जब तुम्हारी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे तुम मुझे 1000 बार मार डालना चाहती हो। और तुम कहती हो कि जिम्मेदारी लोगी। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं सह लूंगी, मरते दम तक सह लूंगी। रुको, मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगी, फिर तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। तो अब तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? स्कूल के पीछे? तुम हमारे स्कूल की उस मशहूर जगह की बात तो नहीं कर रही? सच में क्या वो इतनी रोमांचक हैं? हम एक दूसरे को सिर्फ आधे दिन से जानते हैं, ऐसे खुद को शर्मिंदा मत करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर में जो हुआ उसका इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँगी और तुम्हें तुम्हारा पैर वापस मिल जाएगा, फिर हिसाब बराबर। तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी क्यों भरी है? मैंने कहा था हम घूमने जा रहे हैं, घूमने। ये सुनकर उसे भी थोड़ी झुंझलाहट हुई। नहीं, तुम ही तो मुझे उस बाग में ले जाना चाहती थी, अब मुझे गंदा कह रही हो? ठीक है, मैं नहीं जा रही, मैं अभी अपने छात्रावास वापस जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मैं गंदी हूँ। क्या ये ठीक है? थोड़ी देर बाद ल्यू रुयान उसे खींचकर स्कूल के पेड़ों के बाग में ले गई। ये जगह हमेशा हल्की रोशनी से जगमगाती रहती थी, स्कूल के नवयुवा जोड़ों की पसंदीदा अड्डा। अगर रात में गलती से भी आप झाड़ियाँ हटाते तो शायद आपको कोई दृश्य दिख जाता। ल्यू रुयान, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, ल्यू रुयान ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। तुम गंदे इंसान, फिर से मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा फ़ायदा उठाना? मुझे तो बस अंधेरे से डर लगता है। यहाँ घना अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बढ़िया, ल्यू, बाहर आओ और इसकी पिटाई करो। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वो एक पल के लिए थोड़ा झुका और अगले ही पल शेर की तरह बदल गया। उसे मुंह खोलने का भी समय नहीं मिला कि उसे पीछे से एक जोरदार घूंसा लगा। सौभाग्य से उसकी शारीरिक क्षमता पहले से ही चरम पर थी। उसने आसानी से एक कदम पीछे हटकर घूंसे से खुद को बचा लिया, जिससे ल्यू पूरी तरह अचंभित रह गया। उसने सांडा में 40 साल तक प्रशिक्षण लिया था
और फिर भी वो एक कॉलेज के लड़के के हमले से चूक गया। लियो रुयान भी हक्की बक्की रह गई। अंधेरे के कारण दिखाई ना देना, क्या कहते हो? अरे, क्या तुम में जरा भी खेल भावना नहीं है? उसे बचते देख लियो रुयान का गुस्सा और भड़क उठा। अगर आज मैंने तुम्हारी अच्छी पिटाई नहीं की तो मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। लियो, इसे बांध दो। बिना कुछ कहे लियो ने अपना पैर उठाया और उसे लात मारी। वो भाग्यशाली था कि उस घूंसे से बच गया। देखते हैं इस बार क्या करते हो। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई और लियो अपना पैर पकड़कर दर्द से चीखने लगा। लियो रुयान, तुमने जो रखेल रखी है वो ठीक नहीं है। शायद तुम्हें उसे घर भेजकर दूध पिलाना चाहिए ताकि वो खुद को मूर्ख ना बनाए। उसके ताने सुनकर लियो रुयान बिल्कुल अवाक रह गई। उसका चेहरा पूरी तरह से हैरान था। लियो उनके परिवार के शीर्ष योद्धाओं में से एक था, फिर भी वो उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सका। वो उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। फेंग, क्या तुमने पहले युद्ध कला का अभ्यास किया है? कुछ हद तक, ज़्यादातर खुद से सीखा है। वैसे भी तुम मेरी व्यवस्था को नहीं समझ पाओगी। बड़ी बहन, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि उच्च स्तर की युद्ध कला वास्तव में कितनी शक्तिशाली होती है। अगर तुम मेरे सामने दिखावा करने पर अड़ी रहीं तो अगली बार मैं 18 ड्रैगन हथेलियों का पूरा सेट इस्तेमाल करूंगा और देखूंगा कि क्या तुम फिर भी चक्कर खाओगी। कोई और सहायक? अगर नहीं तो मैं वापस सोने जा रहा हूं। देर रात तक जागना सेहत के लिए बहुत बुरा है। लियो रुयान उसकी जाती हुई आकृति को देखती रही। गुस्से से उसका मन कर रहा था कि वो दांत पीस डाले, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकी। लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक लियो रुयान उसके पीछे से चिल्लाई और उसी समय वो जानी पहचानी आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। एक नया काम जारी किया गया है। लियो रुयान को खतरे से बचाओ। काम पूरा करने के बाद आपको इनाम का पहिया घुमाने का एक मौका मिलेगा। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हो? अगर वो स्वीकार नहीं करता तो क्या होगा? ये अपने आप शुरू हो जाएगा। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ठीक है, स्वीकार किया। ये गौरैया वध व्यवस्था हमेशा उसे डराने के लिए उसके शरीर को विस्फोट करने की धमकी देती है। वो कैसे मना करे? अगली बार बस सीधे काम दे दो, ये बकवास मत करो। प्राप्त हुआ। मेजबान स्वचालित स्वीकृति में चला गया है। दूसरी ओर लियू रोयान पानी में बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। ये एक बंद शहर है, तुम मुझे बांधने की हिम्मत भी करते? वो आदमी तुरंत हंस पड़ा। मिस लियू, बस इतना ही। हमने आपको पकड़ लिया है। हमें सिर्फ पैसों की परवाह है, रुतबे या खानदान की नहीं। चाहे आप लियू परिवार से हों या झऊ परिवार से, बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी होकर हमारे हाथों में आ जाएं। अगर मालिक का आदेश ना होता कि हाथ ना लगाए, बोलते ही उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ लियू रोयान के चेहरे को छू पाता, उसे तेज दर्द हुआ। आप लोगों को पैसों की परवाह है, लेकिन मैंने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं छुआ है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? लीमांग दर्द से करा उठा। धिक्कार है, ये कहां से टपक पड़ा? चौथे और पांचवें भाई, जाओ और इस बच्चे की टांगे तोड़ दो। वो अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। तुम बदमाश सब एक जैसे क्यों हो? हमेशा किसी की टांगे तोड़ने की चाहत रखते हो। क्या बड़ी टांगे रखना कोई पारिवारिक परंपरा है? उसके पीछे खड़ी लियू रोयान ने जल्दी से आवाज धीमी करते हुए उसे याद दिलाया कि ये दोनों बहुत कुशल हैं। लिहू को उन्होंने 2 ही वार में बेहोश कर दिया था। ठीक है जान, बस वहीं खड़े रहो और मेरा करतब देखो। वो मुस्कुराया और सिर हिलाए बिना सीधे उन दोनों आदमियों की ओर बढ़ गया। लियू रोयान उसकी पीठ को देखती रही, थोड़ी हैरान। मैं तो सच में थोड़ी भावुक हो गई हूं। क्या हो रहा है? ये तो दुष्ट और क्रूर लोगों का झुंड है। क्या फेंग युवान को मुझसे फंसने का डर नहीं है? लेकिन उसकी यह भावुकता 2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकी। हं, चौथे और पांचवें भाई जमीन पर पड़े थे। वो मुड़ा और लियू रोयान के पास वापस चलते हुए बोला, रास्ता कैसा था जान?
मैं सुंदर लग रहा हूं या नहीं? इतनी नखरेबाजी मत करो। पहले मुझे आजाद करो, मिस। लेकिन जब वो उसकी रस्सियां खोल ही रहा था, लीमांग उसके पास आ चुका था। उसने सिर भी नहीं उठाया और शांत स्वर में कहा, भाई, तुम में से बचे हुए 10-12 लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो यहां से चले जाओ। अगर नहीं गए तो मैं सच में कत्लेआम शुरू कर दूंगा। लेकिन लीमांग ना केवल नहीं गया, बल्कि उसने ठंडे स्वर में अपना हाथ भी घुमाया। उसका गुस्सा भड़क उठा। धिक्कार है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी और तुम फिर भी नहीं रुके। देखते हैं इस बार तुम्हारी अकड़ कितनी दिखती है। भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने ल्यू रोयान को फिर से बांध दिया। फिर उसने खुद को भी बांध लिया। भाई, ये तो वाकई बहुत मजबूत है। तुम भी आजमा कर देखो कितना कसता है। वो रोने ही वाला था। ये मूर्खतापूर्ण व्यवस्था वाकई मुसीबत है। पहले इसने उसे सबके सामने चुंबन करने पर मजबूर किया और अब ये उसे ल्यू रोयान को बचाने पर मजबूर कर रहा है। अब तक तो उसने उसे बचाया भी नहीं और खुद मुसीबत में फंस गया। मालिक, सब तय हो गया है। पैसा कब आएगा? चिंता मत करो। जब तक ल्यू परिवार शहर पर कब्जा नहीं कर लेता, तब तक प्रतीक्षा करो। जमीन का वो टुकड़ा छोड़ दिया जाए तो आपको अपने आप पैसे मिल जाएंगे। इसी बीच ल्यू परिवार के महल का एक नौकर ऊपर भागा। श्रीमान, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या आप शांत नहीं हो सकते? युवती के अंगरक्षक सान्नू ने फोन करके बताया कि युवती का अपहरण हो गया है। फैंगच में ल्यूरुयान का अपहरण करने की हिम्मत किसने की? तभी फोन बज उठा। नमस्कार श्रीमान ल्यू, आप कैसे हैं? मैंने सुना है कि आपने शहर की केंद्रीय परियोजना पर अरबों खर्च कर दिए हैं। झाजियांग, तुमने मेरी बहन का अपहरण कर लिया। अरे श्रीमान लियू, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बस आपको ये बताने के लिए फोन कर रहा हूं कि जिस जमीन पर हमारे झू परिवार की नजर है, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार गलती से आपको घायल कर दे। श्रीमान लियू, कृपया इस पर विचार करें। अगर मैंने आपको दोबारा फोन किया तो शायद बात अच्छे से ना हो पाए। क्लिक। फोन कट गया। ल्यू लिंगचुआन की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उन्होंने चेनमो को जांच करने का आदेश दिया। अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो उसे मेरा सिर मेरे पास लाना चाहिए। इस बीच सुनसान कारखाने में लीमांग ने उसे कई बार लात मारी। शांत रहो भाई। गाड़ी में इतनी देर बैठने से उसके पैर थोड़े सुन्न हो गए थे। हंसने की हिम्मत कैसे हुई? बच्चे, चौथे भाई, इस लड़के को ऊपर ले जाओ और पहले इसे निपटा दो, फिर हंसना। जब तुम नीचे आओ तो माइकल जैक्सन के लिए एक फूल लाना। मैं उनका बहुत पुराना प्रशंसक हूं। चंद्र नृत्य भी कर सकता हूं। ऊपर उस सुनसान कारखाने में उसने कहा, तुम मुझे नीचे से ऊपर सिर्फ मेरे साथ अकेले चांद देखने के लिए तो नहीं लाए हो? मैं चेंगडू का नहीं हूं। बहुत बकवास हो गई। तुम ल्यू रुयान के कथित प्रेमी हो, है ना? कौन सा प्रेमी? हम तो बस आम सहपाठी हैं। क्या तुम इतने गपशपी हो? लीमांग आगे बढ़ा और फिर से लात मारी। फिर अपना फोन निकाला और कक्षा के बाहर उन दोनों के उत्साहित होने का वीडियो चलाया। अब भी इनकार करोगे? तुम मानते हो ना, तुम और ल्यू रुयान प्रेमी प्रेमिका हो? नहीं भाई। क्या तुम अपहरण करता हो? तुम्हें मेरी और ल्यू रुयान की इतनी चिंता क्यों है? ओह, मुझे पता चल गया। क्या तुम मेरा और ल्यू रुयान का फायदा उठाकर मुझे सीधी बिक्री करने के लिए मजबूर करना चाहते हो और खूब पैसा कमाना चाहते हो? तुम बड़े चालाक हो। क्या तुम ये बात मानते भी हो? हाँ, हमारा एक बच्चा भी है। अरे, हम प्रेमी प्रेमिका हैं। क्या तुम बंदूक दूर रख सकते हो? अगर गोली चल गई तो इसे हिलाओ मत। मालिक, क्या तुमने सुना? ये लड़का सच में ल्यू रुयान का प्रेमी है। मामले को साफ सुथरा रखो। पुलिस को इसे ढूंढने मत दो। फेंगच विश्वविद्यालय से एक छात्र गायब है। ये बहुत बड़ी समस्या होगी। इससे सबका ध्यान जरूर जाएगा। मेरी लड़की को चुराने की हिम्मत कैसे हुई?
तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हथियार मत इस्तेमाल करो, वरना बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा। उसके पास बस यही एक बंदूक थी। वो इसे इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहा था। अगर वो मारा गया तो उसकी सारी गंदगी साफ कर देना। लड़के, मुझे दोष मत देना। किसने कहा था मुझसे पंगा लेने को? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे घेर लिया है? सिर्फ एक बंदूक? इससे तो काम आसान हो जाता है। वो तो बस अंदाजा लगा रहा था कि लीमांग के पास सिर्फ एक बंदूक है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मूर्ख खुद को उजागर कर देगा। ये सुनकर लीमांग तुरंत गुस्से में आ गया और उसने फिर से बंदूक उसके सिर पर तान दी। तुम्हें लगता है कि एक बंदूक तुम्हें नहीं मार सकती? लेकिन इस बार वो जरा भी घबराया नहीं था। उसने तो अपना माथा बंदूक की नली से सटा दिया। पहली बात, उसके मालिक ने उसे बंदूक इस्तेमाल ना करने का हुक्म दिया था। और दूसरी बात, युवती लियू रुयान गायब थी। उसका भाई उसकी तलाश में दीवाना था। उसने जरूर ठिकाना पता कर लिया होगा। गोली चला बेवकूफ। यह सुनकर लीमान तुरंत डर से कांप उठा और सोचने लगा, तो क्या हुआ? अब तुम बंधे हुए हो। मैं तुम्हें लात मारकर जान से मार सकता हूं। उसके बोलने से पहले ही उसने रस्सियां खोल दी। मूर्ख, मैंने इन्हें खुद बांधा है। मैं इन्हें ऐसे ही नहीं खोलूंगा। लीमांग पूरी तरह से घबरा गया। उसे बस इतना पता था कि वो उसे मुर्गी की तरह कुचल सकता है। लीमांग ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन वो वहां नहीं था। उसकी जगह लीमांग का पैर टूटने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों में बदले की आग दौड़ गई। तुमने मुझे 3 बार लात मारी, तो तुम्हें अपाहिज करना मेरा हक है ना? नीचे खड़े बदमाश जोर से हंसे। एक और जिंदा दिल जिंदगी चली गई। बूढ़े, तुम तो हद ही कर रहे हो। तुमने उसे सीधे मार डाला। अगर दुश्मन तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गए तो क्या होगा? मुख्य गोली हुआंग जिया को लगी है। दुश्मन कहां से आएगा? चलो, इसे जल्दी खत्म करते हैं। मैं शायद कल पैसे लेकर भाग जाऊंगी। इन लोगों की बातें सुनकर लियू रुयान वहीं जम गई। दी युवान मर गया। तर्क के हिसाब से इस बड़े बदमाश के मौत पर मुझे ताली बजानी चाहिए थी, है ना? मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? कमीने, तुमने तो मुझे बचाने का वादा किया था। क्यों? अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो तुम मर चुकी होती। क्या तुम बच पाती? मुझे माफ करना। ये सब मेरी गलती है। मैं अभी ऊपर जाकर तुम्हारा बदला लूंगी। ल्यू रोयान मानो किसी अनजान शक्ति से खिंची चली गई। बेताब होकर ऊपर की ओर भागी। धिक्कार है, ये लड़की गायब हो गई। वो जल्दी से उसके पीछे भागा। ऊपर पहुंचकर लियू रोयान ने एक काली आकृति को बेतहाशा जमीन पर गिरते हुए देखा। जमीन पर एक और आकृति। लियू रोयान और भी गुस्से में आ गई। फेंग युआन को छोड़ दो, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। वो आगे बढ़ी और उसे जोर से काट लिया। नहीं बहन, क्या तुम कुतिया हो? उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर लियू रोयान ने तुरंत अपना मुंह छोड़ दिया। फेंग युआन, मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। मैं तुम्हारा बदला लेने यहां आई थी। शुक्र है कि तुम अभी भी जिंदा हो। वो दंग रह गया। इस लड़की की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी। क्या उसे उससे प्यार हो गया था? होश में आने के बाद उसने एक कड़वी मुस्कान दी। देखो, तुमने मुझे कैसा काटा है। मैंने कभी इतनी भयंकर स्त्री नहीं देखी। लियू रोयान खुशी के आंसू रो पड़ी। वो बहुत सुंदर है, दिल के आकार की मेई। इसी बीच दूसरी तरफ के लोग वहां पहुंच गए। अपने मरते हुए मालिक को देखकर वे चौंक गए। मालिक, मालिक, क्या हुआ? मेरी चिंता मत करो, मैं इस बच्चे का ख्याल रखूंगा। इशारा मिलते ही बाकी बदमाश उसे भेड़ियों की तरह घेर लिए, मानो उसे खा जाने वाले हो। तभी एक गोली चली और बदमाश तुरंत सिर झुकाकर जमीन पर बैठ गए। सच में, कानून के सामने सब बराबर है। मुझे एक गाना सुनाओ। दरवाजे के सामने, पुल के नीचे, बत्तखों का एक झुंड तैर रहा था। जल्दी आओ और उन्हें गिनो। 2, 4, 6, 7, 8। उसने सबसे जोर से गाने वाले को 2 बार लात मारी। तो तुमने पेशाब कर दिया, इसीलिए गाना नहीं गाया, है ना? मैंने गाया। भाई, मैं निर्दोष हूं। मैंने कहा, तुमने नहीं गाया।
तो तुमने नहीं गाया। उसने उसे 2 बार और लात मारी। तुमने पेशाब कर दिया। तुमने ही तो मुझे ऊपर आते समय लात मारी थी। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। मैं छोटी सोच वाला हूं, लेकिन मेरे दांत नहीं टूटेंगे। इसी क्षण व्यवस्था अचानक प्रकट हुई। काम पूरा करने और भाग्यशाली पहिया सफलतापूर्वक सक्रिय करने के लिए मेजबान को बधाई। भाग्यशाली पहिया अब खुला है, कृपया प्रतीक्षा करें। यानशोंग कब्जा पत्ता प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। उसने तुरंत सीखने पर दबाया, और जैसे ही उसका दिमाग एक बार फिर ज्ञान के तूफान से भर गया, उसके हाथ में बंदूक मानो उसके शरीर का हिस्सा बन गई। उसने एक और गोली चलाई, जो लाओसी के नाजुक हिस्से पर लगी, जिससे वो इतना डर गया कि उसने पेशाब कर दिया। फेंग युआन, मैंने गाया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं गाने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस अपनी निशानेबाजी का परीक्षण कर रहा था। ओह, क्या तुम्हें चंद्र नृत्य नहीं आता? उठो और मेरे लिए नाचो। लाओसी खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। पेशाब करना उस थप्पड़ के लिए काफी था। बगल की अधूरी इमारत में शौचालय का इस्तेमाल करके निकली लियू रुयान अंदर आई और तरोताजा चेहरे के साथ फेंग युआन के पास गई। उफ, मैं कितनी परेशान थी। हाँ, ये बहुत सुकून देने वाला है। अरे बड़ी बहन, लड़की की तरह व्यवहार करो। जो कोई भी तुम्हें नहीं जानता वो सोचेगा कि तुम सुन एनियांग हो। खतरा टलते ही लियू रुयान का गुस्सा फिर भड़क उठा। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी, उसने उसे लात मारते हुए कहा। लेकिन उसने उसका पैर पकड़ लिया। फेंग युआन, तुम फिर से मेरा अपमान कर रहे हो। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, कमीने। बड़ी बहन, हर समय लड़ना बंद करो। क्या तुम एक शालीन महिला नहीं बन सकती? शालीन महिला बकवास है। उसी समय गोलियों की आवाज सुनकर लिu लिंगचुआ कारखाने के बाहर आ गया था। छोटे मालिक, उड़ने वाले यंत्र ने अंदर का सारा सामान लगभग खाली कर दिया है। लेकिन लेकिन क्या? वो हकलाया। लिu लिंगचुआ ने पट्टिका उठाई और तुरंत तंग रह गया। कारखाने की पहली मंजिल पर 1 दर्जन से अधिक लोग बधे हुए जमीन पर बैठे गा रहे थे। यहां तक कि कारखाने के सामने पुल के नीचे एक आदमी हवा में उड़ने का करतब दिखा रहा था। इन लोगों को किस तरह का अजीब शौक था? बधे हुए गाते नाचते। क्या वे किसी अनोखी पार्टी का आयोजन कर रहे थे? दृश्य फिर बदला, और वो लियू रोयान का पैर पकड़े हुए उसके गुस्से से भरे चेहरे को चिढ़ाने वाले भाव से देख रहा था। लियू लिंगचुआ ने उसे तुरंत पहचान लिया। आखिरकार ये वही था। वो और झजियांग जरूर मिले हुए थे। दरअसल अपनी बहन के ठिकाने की जांच करते समय लियू लिंगचुआ ने फेनचेंग विश्वविद्यालय परिसर के जाल पर उसका लियू रुयान को जबरदस्ती चूमने का वीडियो देखा था। उसने मान लिया कि वो लियू रुयान का पीछा करने के बहाने उसका अपहरण कर रहा है, और लियू लिंगचुआ क्रोधित हो गया। मुझे अदृश्य किरण निशानेबाज बंदूक दो। युवा स्वामी, मुझे लगता है कि रुयान का अपहरण फेंग युवान ने नहीं किया है। बकवास बंद करो, मुझे बंदूक दो। इस समय लियू लिंगचुआ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बस इतना जानता था कि फेंग युवान उसकी बहन को परेशान कर रहा है। लाचार होकर उसने चुपचाप बंदूक लियू लिंगचुआ को सौंप दी। इसी बीच वो और लियू रुयान अभी भी एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे कि अचानक उसके सिर के ऊपर एक अदृश्य किरण दिखाई दी, जिससे वो पूरी तरह से चौंक गया। धिक्कार है, मैं कितना लापरवाह था। इससे पहले कि वो आने वाले खतरे से निपटने के बारे में सोच पाता, लियू रुयान ने उसे जमीन पर गिरा दिया। मेरे पास अदृश्य किरण बंदूक है, भागो, मैं तुम्हारे पीछे हट जाऊंगी। उसे लगा कि लियू रुयान, जो अभी अभी दांत दिखा रही थी, अचानक बहुत प्यारी हो गई थी। धिक्कार है, जब मैं अचानक हिल गया हूं तो क्या करूं? अगले ही पल उसने भागने का इरादा छोड़ दिया और लियू रुयान से प्यार से कहा, प्रिय, इस बार मेरा करतब देखो। फिर वो मुड़ा और एक धमाके के साथ कारखाने में घुसने वाला व्यक्ति हवा में उड़कर जमीन पर जा गिरा। बूढ़े या शुंग और उनके बेटे, मुझसे आमने सामने लड़ना चाहते हो? क्या तुम मौत को दावत नहीं दे रहे हो? लेकिन अगले ही पल दर्जनों लोग अचानक कारखाने में घुस आए और युवा मालिक चिल्लाने लगे। उस समय उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं था। वो अचानक अंदर आए लोगों
लिू रुयान ने जल्दी से लिू लिंगचुआ को जमीन से उठाया। वो परेशान दिख रही थी। तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा भाई हूं? उस लड़के ने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने उस पर अदृश्य किरण डाली ताकि तुम उसे पीट सको और अपना गुस्सा निकाल सको, और तुमने तो बस अपनी कोहनी मोड़ ली। दरअसल जब लिू लिंगचुआ अभी आया तो उसने उन दोनों को ध्यान से देखा। वे आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे को खींच रहे थे, साफ तौर पर छेड़छाड़ कर रहे थे। अपहरणकर्ताओं जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो अपनी बहन को इस आदमी से तंग होते हुए नहीं देख सका, इसलिए उसने अदृश्य किरण उसकी ओर कर दी ताकि वो उसे पीट सके। दूसरी ओर लिू रुयान ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अपनी जान देकर उसकी रक्षा की। वो पुरानी कहावत क्या है, बेटी उस पेड़ की तरह होती है जो बड़ा होकर धर छोड़ देता है। बिल्कुल वैसी ही हो तुम, लिू रुयान। क्या मुझे पता नहीं था कि तुम ही हो? मुझे लगा था कि तुम अपहरणकर्ताओं की साथी हो। फेंगिवान आज मुझे बचाने की कोशिश में लगभग 2 बार मरते मरते बचा, इसलिए मैं सोच रही थी। ठीक है, अब और मत समझाओ। लिu लिंगचुआ ने अपनी आंखें घुमाई और फिर उसकी ओर देखा। बच्चे, तुमने निशानेबाजी कहां से सीखी? फेंगिवान हंसा। क्रॉसफायर बहुत खेला है। लिu लिंगचुआ को शक था कि वो पहाड़ों से आया हुआ कोई बेजोड़ उस्ताद है। आखिर उपन्यासों में तो ऐसा ही लिखा होता है। लेकिन उस दोपहर जब वे उसकी बहन के बारे में पता लगा रहे थे, तो उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि की भी पूरी छानबीन की। उन्हें कोई महान निशानेबाज नहीं मिला था जिसने उसे निशानेबाजी सिखाई हो। एकमात्र संभावना यही थी कि वो क्रॉसफायर बहुत ज्यादा खेलता था। मैंने सुना है कि तुमने मेरी बहन के साथ सबके सामने छेड़छाड़ की। ऐसा कैसे हो सकता है? लिu रुयान के साथ मेरा रिश्ता तो बिल्कुल दोस्ती का है। तुम इससे इनकार करोगे, है ना? तभी लिu लिंगचुआ ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाया। मुझे ये समझाओ। 5 लोगों को उत्साह से एक दूसरे को चूमते हुए इस स्पष्ट वीडियो को देखकर वो लगभग पागल हो गया। धिक्कार है। क्या तुम लोग व्यस्त नहीं हो? हमेशा जोड़ों को एक साथ दिखाने में लगे रहते हैं। इसे देखकर लिu रुयान का चेहरा एकदम लाल हो गया। भाई, ये गलतफहमी है। क्या गलतफहमी? ये है कि तुम दोनों ने चुंबन किया, या ये कि उस लड़के ने तुम्हारी जान छुई? छोटी बच्ची, तुम अभी भी उस लड़के का बचाव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बदला लेने में मदद कर रहा हूं। क्या तुम्हें पता नहीं? लेकिन साफ तौर पर लिu रुयान को समझ नहीं आया। भाई, बस यहीं छोड़ दो। मैं बालिग हूं। उसने मेरा फायदा उठाया और फिर मुझे अपने काम से मतलब रखने को कहा। उफ, मैं इस लड़के को कल रात खाने पर घर ले जाऊंगी। मुझे वास्तव में फेंग युआन को रात के खाने पर ले जाना चाहिए।